हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिथेश इन केमिस्ट्री। सो गाइस, आज है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर सॉल्यूशंस फॉर दिस क्रैश कोर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर में वेपर प्रेशर की, राउट्स लॉ की और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। सबसे पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर की। भाई, वेपर प्रेशर होता क्या है? सिंपल कहानी है, बिल्कुल सिंपल कहानी है। मान लो आपके पास कोई बर्तन है, उसमें आपने पानी रखा, ठीक है। उसको आपने गर्म किया हो ना, बर्तन बर्नर या कोई भी बर्नर पे बर्न किया आपने। हुआ क्या, पानी जब इवेपोरेट करेगा, है ना, पानी क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के लिक्विड से गैशियस फॉर्म में आएंगे। गैशियस फॉर्म में जब आते हैं तो क्या होता है कि आपके जो कन्वर्जन हो रही है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, उस कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। कि भाई अब हमारे पास वाटर के जो लिक्विड है उसके अब हमारे पास वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है वाटर अब, है ना। बट अगर मैं ऊपर लगा दूं, कोई ढक्कन लगा दूं, जैसे यहाँ पे मैंने कोई ढक्कन लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो वेपर्स है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन टू द ढक्कन, है ना। वेपर अपना जो वेपर अपना प्रेशर है वो अपने एक ढक्कन के ऊपर एक्सर्ट करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। जब भाई प्रेशर लगाएंगे तो उस प्रेशर को जो वेपर द्वारा एक्सर्ट किया होगा उसे हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। यानी ऐसा प्रेशर जो वेपर्स ने एक्सर्ट किया ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑन द सरफेस ऑफ जो भी आपका ढक्कन है, ठीक है, दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है। तो एक और चीज़, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है जब आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। मान लो आपके एक्सटर्नल आपका प्रेशर है 1 एटीएम, है ना, 1 एटमोसफेयर है। मान लो जब आपके सोल्यूशन का भी अंदर वेपर प्रेशर हो जाए 1 एटीएम के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आके आपका जो वेपर प्रेशर है पानी का, दैट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। तो इस चीज को सबसे पहले मतलब क्वांटिटेटिवली एक फ्रेंच केमिस्ट थे, राउल्ट सर, उन्होंने अपने एक लॉ दिया था जिससे उन्होंने कहा कि फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि मान लो अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें दो कंपोनेंट्स है, ए एंड बी दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। ए को मान लेंगे हम अगर ए का वेपर प्रेशर की बात करूँ, प्योर ए की, उसे हम लिखेंगे पी नॉट ए, विच इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वीपी यानी वेपर प्रेशर। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कंपोनेंट का जो प्योर का प्रेशर होगा दैट इज नोन एज पी नॉट बी। ठीक है भाई। राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा कि भाई जो आपका टोटल आपका जो प्रेशर है ना, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब हम बात करूं, क्योंकि अब ये तो प्रेशर है आपका लिक्विड में। अगर मैं बात करूं आपकी ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर भी तो आपका प्रेशर लगेगा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा आपका? पी ए प्लस पी बी। ये दिया था डाल्टन लॉ ने, हमने 11th में पढ़ा था। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ठीक है। सो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये हमारे पास जब हमारे ये इसको हम हटाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है पी नॉट ए। सिमिलरली पी बी के लिए अगर बात करें तो आएगा पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। और क्योंकि डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, अगर पी ए पी बी की वैल्यू में ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगी? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो मोटी मोटी कहानी क्या है कि आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। दैट वाज गिवन बाय राउल्ट्स लॉ। ठीक है। तो अब ये जो हमारा ग्राफ है, ऐसे इसको हम ऐसे बनाएंगे, बड़ा इजी ग्राफ है, बहुत इजी ग्राफ है भाई। देखो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। देखो कैसे होगा। देखो अब क्या हो रहा है, आपके पास है भाई, आपने ऐसा डब्बा सा बना लिया। डब्बा सा बनाने के बाद ना, यहाँ पे मान लो आपके पास एक्स ए है, आप पे ए है, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या है? प्योर ए, यानी एक्स ए इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ए है, ठीक है, और बी बिल्कुल नहीं है, जीरो है। यहाँ पे है भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ बी, यहाँ पे ए कुछ नहीं है, जीरो है।
ठीक है। और मान लेते हैं हम यहाँ पे कि ए का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा, यानी ए आपका ज़्यादा वोलेटाइल है देन बी। तो अगर ज़्यादा वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर प्योर का ऊपर होगा और बी का वेपर प्रेशर थोड़ा नीचे होगा। ठीक है भाई, देखो हम यहाँ से जब हम x इज इक्वल टू 1 से x बी इज इक्वल टू 1 जा रहे हैं, यानी कि हम प्योर बी की तरफ जा रहे हैं, प्योर बी की तरफ जा रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो उसमें आप कुछ एक एक और सोल्यूशन डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो एक टाइम आएगा आपका कि आपका पहले वाला सोल्यूशन जो खत्म हो जाएगा और सिर्फ दूसरे वाला सोल्यूशन बचेगा, है ना। सेम कहानी यहाँ पे हो रही है, सेम कहानी बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हो रही है। सिमिलरली अगर मैं बी में ए डालता जाऊँ डालता जाऊँ डालता जाऊँ, तो एक टाइम आएगा कि आपका बी जो है ख़त्म हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, प्योर ए बचेगा। ठीक है, इन दोनों को आपने जब मिलाते हो, देखो तो अगर हम एक्स ए इज इक्वल टू 1 से एक्स बी इज इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं, तो वहाँ हमारे पास क्या आता है, पी बी। तो पी बी किसके इक्वल है, पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अगर हम एक्स बी से एक्स ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए एक्स ए। और जब हम इसको मिला देते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, पी टी, यानी टोटल वेपर प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ठीक है भाई, ये है आपका मोटा मोटा ग्राफ, इसमें कुछ डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ईजी ग्राफ है ये। ठीक है, चलो अच्छा एक और बात करते हैं। एक तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर आपके दो कंपोनेंट है ना, अगर ए और बी आपके वेपर फेज में है, जैसे आप देखो सोल्यूशन फेज में तो आपके मोल फ्रैक्शन ले लोगे एक्स ए, बी के ले लोगे एक्स बी। अब ये जो वेपर फेज में है, वेपर फेज में इनकी मोल फ्रैक्शन कैसे लेते हो, ए को लोगे आप वाई ए, बी को लोगे आप वाई बी। ठीक है, और आपने लगाना यहाँ पे डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, है ना, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए। तो पी ए क्या आ जाएगा आपका, पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा फॉर गैस फेज के लिए, पी नॉट ए एक्स इज इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई ए, वेयर वाई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज ए कॉम्पोनेंट। ठीक है, जो गैस फेज में है। ठीक है, तो ऐसे आपके पास ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आपके पास गिवन है 200 mmHg 415 mmHg। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। सबसे पहले तो देखो भाई, आपने निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे, टोटल वेपर प्रेशर आपने निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर निकालना, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, सबसे पहले आप एक्स ए निकालो, ए किसी को एक को ए मान लो, दूसरे को बी मान लो। ठीक है, पहले आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे क्लोरोफॉर्म का, देन डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, फिर आप उनको पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, देन उनका मोल फ्रैक्शन निकालोगे, एंड उसके बाद आप इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दोगे, सिंपल। नेक्स्ट है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, इसमें क्या करना है अब आपने, जब आपके पास आ गई भाई कहानी वेपर फेज की ना, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने लगाना ये डाल्टन लॉ। ठीक है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पी नॉट ए एक्स ए, आपको ये तो आपके पास वैल्यू आ गई फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, आपके पास पी टोटल भी आ गई, आपने भी पी टोटल निकाला इसमें। ठीक है, और वाई ए आप निकाल लोगे। वाई ए यानी कि अगर मैंने ए माना क्लोरोफॉर्म को, तो मेरे लिए क्लोरोफॉर्म का वेपर फेज में आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और आपको पता है क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो वाई बी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस वाई ए। ठीक है, तो जो भी आपके वाई ए आएगा उसको आपने 1 में से माइनस कर देना है, वाई बी आ जाएगा। ठीक है, यही इन्होंने कहानी ऐसे आगे किया। और एक याद रखना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, वेपर फेज में ना जो ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा ना वो ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है भाई, जब भी आपके पास इक्विलिब्रियम है ना कि वेपर फेज और लिक्विड फेज में है ना, एक्वस फेज में, तो वेपर फेज में हमेशा वही कंपोनेंट होगा जो ज़्यादा वोलेटाइल है, जो कम वोलेटाइल है वो एक्वस फेज में रहेगा, एक्वस फेज में, बट वेपर फेज में वही रहेगा जो ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राउट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चन है भाई। देखो राउट्स लॉ ने क्या कहा था आपका, सीधी सीधी कहानी है, इन्होंने लॉन्ग स्टोरी दी है, शॉर्ट में बताता हूँ भाई। देखो
रॉल्स लॉ ने क्या कहा था आपका भाई, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आपका एक कंपोनेंट ऐसा है जो इतना वॉलेटाइल है, इतना वॉलेटाइल है, वो गैस फेज में ही रहेगा हमेशा, ठीक है। मतलब आपके पास गैस है ना, लिक्विड में सोल्यूशन में एक कंपोनेंट इतना वॉलेटाइल है कि हमेशा गैस की फॉर्म में ही रहेगा, और जब गैस की फॉर्म में रहेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे आप दोगे, हेनरीज लॉ से जो आपने कल पढ़ा था, तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ठीक है, और P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो फिर के एच इज इक्वल टू पी नॉट ए, यानी कि बात तो सेम ही हो रही है, सेम कंपोनेंट की हो रही है। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आप सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हो। दिस इंप्लाइज कि आपका ये जो के एच है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू पी नॉट ए, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा कंपोनेंट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि गैस फेज में रहे, तो उसका जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से कराऊंगा अभी, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, भाई जब भी आपका कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है ना, उसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे या लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। क्यों क्यों भाई, सीधी सी बात है, आपके पास ये ऐसा कोई बीकर है, ठीक है, ऊपर मान लो पहले आपके पास से सिर्फ सिर्फ वोलेटाइल, ठीक है, ये आपके सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट थे। अब भाई मान लो आप वोलेटाइल की जगह अब ये जो आपके दो कंपोनेंट है ना, जैसे मैं चार कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, तो ऊपर दो वोलेटाइल है और सरफेस के ऊपर अब दो क्या आगे, नॉन वोलेटाइल आगे, जिसको मैंने लेबल नहीं किया, ठीक है। तो अब ये क्या आगे, नॉन वोलेटाइल। भाई तो अगर नॉन वोलेटाइल ऊपर आ जाएंगे सरफेस के ऊपर में, तो वेपर की एस्केप होने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। जब अगर टेंडेंसी कम होगी तो उसका प्रेशर कम बनेगा, प्रेशर कम बनेगा तो वही सी बात, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लोअर हो जाएगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको बोलोगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। बट इसको बस आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्या कि डेल्टा पी क्या होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, चेंज कितना आया वेपर प्रेशर में, वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, और पी एस क्या है, आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। सीधी सी बात, सिंपल बात। तो इसका रीजन क्या है, वही कहानी जो भी मैंने आपको बताई। प्योर लिक्विड में आपकी एंटायर सरफेस है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने घेरी हुई है, तो उस वजह से ज़्यादा वेपोरेशन होगी। सोल्यूशन में क्या हो रहा है, आपके पास सल्यूट में कुछ सरफेस एरियाज ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। सल्यूट क्या, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट ने अब कुछ सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ऊपर आने की जो टेंडेंसी थी एस्केप होने की, वो थोड़ी सी कम होगी। उस वजह से आपका एवेपोरेशन रेट जो है वो डिक्रीज कर गया, और वेपर प्रेशर आपका फिर डिक्रीज कर गया, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ठीक है। ये नंबर पे डिपेंड करती है, यानी कंसंट्रेशन पे, नॉट ऑन देयर नेचर। नेचर पे उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर पे ये डिपेंड करती है। इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर आती है, जो हम कल डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं, नेचर पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। जैसे अगर बात करूँ 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन एंड 1 मोलर यूरिया सोल्यूशन, ये दोनों आपका वेपर प्रेशर इक्वली डिक्रीज करेंगी। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्या है 1 मोलर, ये भी क्या है 1 मोलर। तो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट चीज़ें हैं, ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये भी नॉन वोलेटाइल, ये भी नॉन वोलेटाइल। तो पर ये नहीं इस पे डिपेंड करेगा कि भाई सुक्रोज ज़्यादा नॉन वोलेटाइल है या यूरिया ज़्यादा नॉन वोलेटाइल, नहीं। जो नॉन वोलेटाइल है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। डिपेंड किस पे करेंगे, कंसंट्रेशन के ऊपर, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राउट्स लॉ फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमारे पास अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसके लिए राउट्स लॉ क्या आएगा, भाई देखो आपको पता है राउट्स लॉ क्या था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पी एस इज इक्वल, पी एस प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, अभी आपने देखा था राउट्स लॉ में, ठीक है। अगर आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसका मतलब वेपर प्रेशर तो सोल्यूट पे डिपेंड करेगा ही नहीं। अगर सोल्यूट पे डिपेंड करेगा ही नहीं, किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा तो आपका वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन है वो सीधा सीधा, अगर मैं बी को मान के चल रहा हूँ यहाँ पे सोल्यूट, ठीक है, ए है हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपका सीधा सीधा आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि सॉल्वेंट के, ठीक है।
और ये आपके पास इसको हम खोलेंगे तो पी नॉट यहाँ पे लग जाएगा। तो जैसे आपने पिछले देखा था ना, पिछले में ऐसे करके कुछ आ रहा था आपके पास ग्राफ, तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आपके पास अब किस पे डिपेंड कर रहा है सारा कुछ, सिर्फ और सिर्फ आपके डिपेंड कर रहा है सॉल्वेंट के ऊपर। तो सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के ऊपर ऐसे डिपेंड करेगा, तो ग्राफ आपका आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की। भाई आइडियल सोल्यूशन क्या होगा और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो रॉड्स लॉ को ओबे करेगा एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, जो सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे ओबे करेगा रॉड्स लॉ, उसको हम बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। अच्छा सोल्यूशन भाई, आइडियल सोल्यूशन। याद रहे, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। ठीक है, नियर टू आइडियल होते हैं, आइडियल नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए पूरा बे होगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी, पी नॉट बी ओबे होगा, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये बिल्कुल ओबे होगा। ठीक है, और इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, चेंज ऑफ वॉल्यूम इन मिक्सिंग, ये आपकी ज़ीरो रहेगी, यानी कि कुछ इंथैल्पी चेंज नहीं आएगा इसमें या वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इन दोनों इन केसेस में आइडियल सोल्यूशन में आपके पास अगर इंथैल्पी चेंज यानी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा और वॉल्यूम को कोई ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। क्योंकि जो आपकी मान लो ऐसे इंटरेक्शन थी ना, ए बी बी, इनकी अपनी इंटरेक्शन थी। अब ये इंटरेक्शन इनकी इंडिविजुअल इंटरेक्शन सोल्यूशन के इंटरेक्शन के बिल्कुल बराबर है। इस वजह से ये आपका आइडियल सोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, और ये आइसोट्रोप नहीं बनाते, अभी हम देखते हैं आइसोट्रोप क्या आते हैं। नॉन आइडियल में क्या होगा भाई, ये ओबे नहीं करेंगे एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, रॉड्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो रॉड्स लॉ वाली जो इक्वेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगी। और हाँ, चेंज ऑफ मतलब इंथैल्पी चेंज भी आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वॉल्यूम चेंज भी आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आपका वॉल्यूम अब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अभी हम देखते हैं क्या क्या होगा। इंथैल्पी भी आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूशन की इंटरेक्शन है वो इंडिविजुअल इंटरेक्शन के साथ नहीं मैच कर रही हैं, इस वजह से ये आपके पास एजियोट्रोप बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के ना आगे दो टाइप से होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन जो शो करे रॉड्स लॉ से और जो नेगेटिव डेविएशन शो करे रॉड्स लॉ से। ठीक है जी, तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना, उनमें क्या होता है कि आपके पास इंडिविजुअल इंटरेक्शन है ना, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन की इंटरेक्शन। इंडिविजुअल इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वो सोल्यूशन बनना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपके पास, जब आपके पास इंडिविजुअल इंटरेक्शन स्ट्रांग है तो आपके पास एंथैल्पी चेंज भी ग्रेटर देन जीरो, वॉल्यूम चेंज भी ग्रेटर देन जीरो, यानी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, आपका एंथैल्पी भी बढ़ेगी आपकी। ठीक है, और सारे पे आपके साइन के आ जाएंगे ग्रेटर देन। ठीक है, सभी पे आपके साइन के आ जाएंगे ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। ठीक है, और ये आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं ये वाले। ठीक है, जैसे इथेनॉल एसीटोन, CH2 एसीटोन और मिथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, इसमें क्या है भाई, इसमें आपके सोल्यूशन की इंटरेक्शन ज़्यादा है, यानी कि अब इसमें ना जो आपके इंडिविजुअल जो है ना मॉलिक्यूल्स ए या बी इंटरेक्शन, अब वो वीक है, वो अपने आप के साथ इतना रहना नहीं चाहती, वो एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। ठीक है, तो जिसमें सोल्यूशन की इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो ऑफकोर्स जब सोल्यूशन बनेगा अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम भी उनका डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और इंथैल्पी जो भी है इंथैल्पी भी उनकी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इन सभी में आपने डिक्रीजिंग साइन लगा देना आपने, सीधी सी बात, सिंपल बात। और ये आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एसिडोट्रोप्स बनाते हैं, जैसे फिनॉल एनिलीन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या HCl, कोई भी एसिड विद वाटर, वो आपका बनाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एसिडोट्रोप बनाएगा। अब आपने यहाँ पे एक काम करना है, यहाँ पे मैंने आइडियल सोल्यूशन की आपको एग्जांपल्स नहीं दी, तो आपका ये होमवर्क है कि आपने जो इसकी एग्जांपल्स हैं आइडियल सोल्यूशन की वो लेके आनी है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका ये क्वेश्चन है ना, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड ऑल दैट, भाई ये सारा कुछ आपका बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार थ्योरी में इस तरह का क्वेश्चन कोई ना कोई इस टॉपिक में से आएगा ही आएगा। तो इसमें से आपने फ्री के नंबर नहीं कटवाने, ये फ्री के नंबर है, इसको आपने पकड़ने हैं, क्योंकि इसमें से क्या ही नंबर कटेंगे। ठीक है, सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी कहानी है इसमें। ठीक है,
तो अच्छा, अब इनके मैं ग्राफ की बात करूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन की, अगर आपके पास 5-5 नंबर के अगर आते हैं क्वेश्चन, तो भाई ग्राफ तो बना के आना ही आना है। भाई देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये थी आपकी आइडियल सोल्यूशन की, ठीक है, ये थी आपकी आइडियल सोल्यूशन की, ठीक है। बट अब होगा क्या, पॉजिटिव डेविएशन में आपने कुछ नहीं करना, आपने सारा कुछ ना ऊपर को, ऐसे ऊपर को उठा देना, कर्व बना देना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कर्व बना देने हैं। अब नेगेटिव डेविएशन होगी तो आपने नीचे की तरफ कर्व बना देने, बस कुछ नहीं करना, सारी कहानी सेम, ठीक है। बस आपने जब पॉजिटिव डेविएशन की बात आई तो ऊपर की तरफ कर्व, और नेगेटिव डेविएशन में सारे के सारे नीचे की तरफ कर्व बना देने हैं। दिस शोज कि आपका जो ओरिजिनल इसमें ग्राफ आएगा, तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, आपकी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है आपकी आइडियल सोल्यूशन को, यानी कि आइडियल से अब ऊपर, आइडियल से अब इनकी जो जो आइडियल की आनी चाहिए थी ग्राफ, अब उनसे उनका ऊपर को आ रहा है, ठीक है, ऊपर से उनका बढ़ रहा है प्रेशर, ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं एजियोट्रोप्स, जिसकी हम बात कर रहे थे, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स ना आपके बाइनरी मिक्सचर होते हैं लिक्विड के, जिनमें सेम कॉम्पोजिशन होती है लिक्विड एंड वेपर फेज में, ठीक है। ऐसे बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड जिनकी सेम कॉम्पोजिशन हो इन लिक्विड एंड वेपर फेज में, ठीक है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमेशा बॉयल करेंगे, ठीक है। इनके शार्प बॉइलिंग पॉइंट होते हैं जैसे प्योर लिक्विड। और प्रॉब्लम क्या आती है एजियोट्रोप्स की, ऐसी आपने पढ़े ना, ये वाले एजियोट्रोप्स के आपने मिक्सचर पढ़े अभी नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में, है ना। तो इनको आप ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एजियोट्रोप्स आपके पास अब दो कंपाउंड्स है ना, दो कंपाउंड्स का आपके पास मिक्सचर बना है, मिक्सचर बना, तो अब वो दोनों सेम एक शार्प बॉइलिंग पॉइंट है उनका, अब उनका सेम शार्प बॉइलिंग पॉइंट है। तो शार्प बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से आप दोनों कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिसमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जो आपके शो करते हैं, आपके मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 95% इथेनॉल बाय वॉल्यूम इन वाटर, यानी कि अगर आपके पास 95% वी बाई वी, 95% वी बाई वी इथेनॉल है आपके पास वाटर में, इसका कांस्टेंट बॉइलिंग, आप देखो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है, पर ये जब आपके पास 95% इथेनॉल बाय वॉल्यूम हो, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ना फिक्स हो जाएगा, ना वो इथेनॉल का होगा ना वो वाटर का होगा, बल्कि वो अभी एजियोट्रोप का होगा, ठीक है। तो इन बिटवीन इथेनॉल एंड वाटर होगा, तो क्या आ जाएगा 351.15 केल्विन, 351.15 केल्विन पे आता है ये वाला। और मैक्सिमम बॉइलिंग की बात करूँ तो आपके नेगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं राउट्स लॉ वो दिखाते हैं, ठीक है। जैसे एक्वस नाइट्रिक एसिड 68% HNO3 प्लस 32% H2O बाई मास, ठीक है, यानी कि अगर 100 ग्राम आपके पास सोल्यूशन है तो 68 ग्राम आपके पास नाइट्रिक एसिड एंड 32 ग्राम आपका है वाटर, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, पर अब जब हम दोनों को ऐसे मिला देते हैं तो उनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है एट 393.5 केल्विन, ठीक है। तो ये अभी आपने अभी क्वेश्चन देखा ये वाला, जैसे हमने पिछली एग्जांपल की थी ना, बिल्कुल सेम वैसे आपने कर देना है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आपको गिवन है एट दिस, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg, टोटल वेपर प्रेशर दिया आपको, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्या दिया आपको, आपने कंपोजिशन निकालनी है, बहुत सिंपल है, एक का निकालोगे दूसरा भी निकल आएगा, और उसके बाद फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, उसको फिर आपने वेपर फेज में आपने कंपोजिशन निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ज़रूर 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 ट्राई करें। और इसी के साथ हम आज अपना सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कल हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और हम अपने चैप्टर को आगे ये जाके ख़त्म कर देंगे बाय टुमारो, ठीक है। और इसके जो इसीलिए मैंने बार बार यहाँ पे लिखा है कि इसके जो न्यूमेरिकल्स है इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, आपके पीवाईक्यूज हो गए, भाई जितनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, उतने बढ़िया। इसलिए कम से कम टाइम में, आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कम से कम टाइम में थ्योरी पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उड़ा देनी है, थ्योरी पढ़नी है आपने, पर अच्छे से पढ़नी है, समझ के पढ़नी है, सो दैट के वो जो आपको फॉर्मूलेज हैं वो ऐसे रटने ना पड़े, वो आपको याद हो जाए ऐसे, ठीक है। सिर्फ उसको रटना नहीं है, उसको आपने याद करना, समझ के याद करना आपने, ठीक है। और उसको याद करके आपने इसमें अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो आज तो हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन थोड़ा कम था, क्योंकि सिमिलर कहानियाँ इसमें थोड़ी थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा। कल हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें थोड़ा सा है न्यूमेरिकल वाला काम, तो वो भी हम साथ साथ में देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि करते कैसे हैं, बट
प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस वो आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहे अपने न्यूमेरिकल्स की, अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें। सो टिल देन सी यू, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।